नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय जो है एक दुखद खबर आप सभी के बीच आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत के सर्वाधिक महानतम स्पिनर आप सभी जानते हैं कि सेनवार साहब का निधन हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक बहुत ही बड़ा, हम कहें तो क्रिकेट जगत का एक मशहूर हीरा हमने खो दिया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक खबर थी, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि निशांत ज्ञान फैमिली पर, इस परिवार पर 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। लगातार यह कारवां बढ़ता रहेगा, आप सभी लोग सपोर्ट करिए और बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए करने का हम भरसक प्रयास करते रहेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में यह पर्यावरण की 16वीं क्लास होगी। इस क्लास में हम जो है प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे आप टाइगर प्रोजेक्ट देखते हैं, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, कछुआ परियोजना, इन सभी जो विभिन्न परियोजनाएं होती हैं जो कि यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसे आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो आप सभी लोग इसे जो है याद कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे और अपने जीवन और अपने भविष्य को मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में बीएड की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में बीएड करने की योजना बना रहे हैं और आप सभी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बीएड कुछ ही पैसों में कंप्लीट कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सभी लोग इतने अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दें जिससे आपका बेहतरीन नंबर आ पाए और बेहतरीन नंबर के साथ ही आप उत्तर प्रदेश के सरकारी जो बीएड कॉलेज होते हैं उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सभी लोग निरंतर और अनवरत तरीके से पढ़ाई करिए। और अनवरत और निरंतर पढ़ाई करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके साथ एक ऐसा शस्त्र होना चाहिए जिसके दम पर आप इस परीक्षा रूपी युद्ध को जीत सकें। उसके लिए आपके साथ जो है मैं आपको एक मतलब कि एडवाइस दूंगा कि अगर आप मार्केट से किताबें लेने जा रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस किताब में वो कंटेंट दिया गया है जो कंटेंट पूरे मार्केट के किसी भी बुक में हमें नहीं दिखाई देता है। मैंने तमाम तरीकों के बुक को लेने के बाद यह एनालिसिस किया कि यह बुक जो है आपकी परीक्षा में इतना ज़्यादा सहायक साबित होगा जिससे आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे और उसके साथ साथ आप सरकारी कॉलेज में अपना दाखिला ले पाएंगे। मित्रों, एग्जाम कार्ड की तरफ से जो है यह जो आपको गाइड बुक दी जा रही है यह कला वर्ग का भी है, विज्ञान वर्ग का भी है और आपके पास जो है कला वर्ग का भी है। चाहे जिस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर रही है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ आपको जो मतलब कि जो आपके टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मार्केट में जितने भी किताबें चलती हैं ना, वो मार्केट की किताबें उतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिलेबस को नहीं कवर करती हैं, सिलेबस को ऊपर से छूते हुए निकल जाती हैं या सिलेबस किसी चैप्टर को छूती ही नहीं है। लेकिन इस किताब में सारी की सारी चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, तो दोनों किताबों में से जिस भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप बुक ले सकते हैं। बुक लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ से भी आपको बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, आपको इसके साथ साथ आपको जो है बीएड के आपको जो है मतलब कि प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जिससे आपकी तैयारी और धारदार हो पाए तो विज्ञान वर्ग से है तो विज्ञान वर्ग का भी प्रैक्टिस सेट है और कला वर्ग से है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट आपके बीच है। ठीक है, तो इन सभी किताबों को आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके लिए आप अमेजोन पर जा सकते हैं, अमेजोन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस लिंक का प्रयोग करके भी इस किताब को खरीद सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात करते हैं मित्रों बाघ परियोजना के बारे में, जिसे आप सभी लोग जानते हैं 1973 में बाघ परियोजना का मतलब इसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट ही इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है मैं कई बार बताया कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह आउट ऑफ क्वेश्चन है यूपी टेट का, यह लगातार पूछा गया है, यूपी टेट में लगातार पूछा गया है। कम से कम 7 से 8 बार यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। तो 1973 में कभी कभी बाघ परियोजना पूछता है, कभी कभी टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में पूछा जाता है। मित्रों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका एकमात्र उद्देश्य था कि बाघों का संरक्षण कराना। जितने भी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि जो परियोजना चलाई जा रही है उसका संरक्षण, संवर्धन और उसका रख रखाव करना, कि इनका अस्तित्व बचा रहे, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये
लाभदायक होते हैं। ठीक है, बात करें उद्देश्य क्या था बाघों को बचाना, इसका उद्देश्य था 2018 के रिपोर्ट के अनुसार जो पूरे भारत देश में बाघों की संख्या थी मित्रों 2967 थी। और अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं तो सर्वाधिक बाघ मित्रों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया है? टाइगर स्टेट का दर्जा जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, बात करें सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में आने वाला जो राष्ट्रीय पार्क था उसका नाम था उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1937 में होती है, 37 में होती है, 36 में होती है, आप बताइएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है उत्तराखंड में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम हैली नेशनल पार्क था। अभी बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक करंट का क्वेश्चन है, इसका वर्तमान में नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। यह क्यों रखा गया है? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी नदी जाती थी? रामगंगा नदी जाती थी, इस वजह से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही रख दिया गया है। मित्रों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सबसे पहला टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो यही था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह जो है सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, अर्थात पहले नेशनल पार्क था जिसे हम टाइगर संरक्षण के लिए चुने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के समय में भारत में कितने टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं तो वर्तमान के समय में भारत में जो है 53 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। ठीक है, 53 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं। 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था जो कि बूंदी राजस्थान में है, 52वां टाइगर रिजर्व। और जो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है वह था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप हर तरफ से तैयार हैं। इसकी शुरुआत 1973 में होती है। इसका उद्देश्य बाघों को बचाना है। 18 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है तो 2967 बाघ भारत देश में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। वर्तमान के समय में पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि बूंदी राजस्थान में है। 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें मित्रों, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपने बेहतर तरीके से जान लिया। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आगे बात करते हैं मित्रों हाथी परियोजना के बारे में, जिसे एलिफेंट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। हाथी परियोजना और टाइगर बाघ परियोजना बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है यूपी टेट में। तो बाघ हाथी परियोजना जो है 1992 में शुरू होती है। कब शुरू होती है? 1992 में। मित्रों इसकी शुरुआत जो है 7 दिसंबर 1992 में होती है। कब होती है? 7 दिसंबर 1992 में इसकी शुरुआत होती है। और किस जिले से होती है, किस राज्य से होती है? ध्यान रखिएगा, झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसकी शुरुआत होती है। यहां पर टाइगर रिजर्व के बात, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्कों की बात आती है क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं और ये लगातार हाईलाइटेड होते हैं। यहां पे मैंने हाथी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले तमाम जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसे मैंने इस वजह से नहीं इंगित किया है क्योंकि यह जो है लगातार इग्नोर है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। केवल यही पूछा जाता है हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत मैंने यहां पे लिख दिया 7 दिसंबर 1992। बस इतना जानिए कहां से शुरू हुआ, झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है मित्रों, बात करें वर्तमान में भारत देश में कुल हाथियों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में भारत देश में कुल हाथियों की संख्या 27,312 है। कितनी है? 27,312। यह रिपोर्ट 2017 में आई थी, नवीनतम आंकड़ा यही है। और सर्वाधिक हाथी की बात करें मित्रों, सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हाथी परियोजना के बारे में आपने जान लिया। 1992 में शुरुआत होती है, झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद बात करें सबसे ज्यादा हाथी जो है कर्नाटक में पाया जाता है। वर्तमान के समय में पूरे भारत में 27,312 हाथियों की संख्या है। आगे बात करते हैं मित्रों गिद्ध संरक्षण परियोजना, जिसे हम गिद्ध प्रोजेक्ट के रूप में भी जानते हैं। गिद्धों को आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान के समय में पूरे भारत देश में कहीं भी कोई गिद्ध नहीं पाया जाता है। गिद्धों का संरक्षण आवश्यक हो गया। क्यों आवश्यक हुआ अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं 2000 ईस्वी के पहले, है ना, 2000 ईस्वी के पहले उतनी ज़्यादा मात्रा में गिद्ध हमारे पास थे, इतनी ज़्यादा मात्रा में गिद्ध थे कि हमारे जानवर जो मर जाते थे उन्हें हम ऐसे ही फेंक देते थे। गिद्ध आते थे 10 मिनट के अंदर कितनों बड़े से बड़ा जानवर रहे उसे वो खा के साफ कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खा जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गिद्ध को हम पर्यावरण का सफाई कर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिद्ध को जो है, यहाँ पर मैंने लिखा है गिद्ध को
पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं और गिद्ध को जो है पर्यावरण का शोधनकर्ता भी बोला जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। इस वजह से गिद्ध को जो है पर्यावरण का शोधनकर्ता भी बोलते हैं। मित्रों, बात करें गिद्ध के बारे में तो जो गिद्ध है ना, जो गिद्ध है यह वर्तमान के समय में पूरे भारत देश में नहीं पाया जाता है, या यूं बात करें तो इसका संरक्षण करके अब किसी पार्क वार्क में रखा गया है। यह अमूमन आप देख नहीं पाते हैं गिद्ध, है ना। इसका कारण क्या रहा कि गिद्ध हमारे बीच से नष्ट हो गए? इसका कारण यही है, गिद्ध की मृत्यु का कारण जो है डाइक्लोफेनेक दवा है। क्या है? डाइक्लोफेनेक दवा। ध्यान रखिएगा, डाइक्लोफेनेक दवा। यह दवा कैसी है मित्रों? मैं आपके एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो है, जो आपके गाय होते हैं, जो आपके भैंस होते हैं, अर्थात पशुओं में जो है डाइक्लोफेनेक दवा का इस्तेमाल किया जाता था। और जब वो पशु मर जाते थे तब भी यह जो इंजेक्शन होता है, यह इंजेक्शन उनके शरीर में रहता था। जब डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन उनके शरीर में मरने के बाद भी उनके मांसपेशियों में रहता था और उसी मांसपेशियों को गिद्ध खाते थे। और गिद्ध के किस भाग पर इसका प्रभाव पड़ा? तो डाइक्लोफेनेक दवा का प्रभाव जो है गिद्ध के किडनी अर्थात गुर्दा पर पड़ा। और गिद्ध जो है, गुर्दा जब किसी का खराब हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु निश्चित है। इसी वजह से गिद्धों की लगातार मृत्यु होती रही। बाद में पता चला कि डाइक्लोफेनेक दवा के कारण ही गिद्धों की मृत्यु हो रही है। तो गिद्धों को संरक्षण करने का प्रयास किया गया, है ना। आपसे पूछा जाए कि इनका प्रयास जो है कब किया गया, तो 2006 ईस्वी में इसका प्रयास किया गया गिद्धों के संरक्षण के लिए। 2004-5 में शायद आप लोगों ने धुंधली यादें आपकी हो, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मुझसे जुड़ा हुआ होगा 1997-98 डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, ठीक है। तो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सहमति पर जो है इसकी शुरुआत होती है 2006 में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की गठबंधन से जो है गिद्ध परियोजना की शुरुआत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं गिद्धों के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे बात करते हैं मित्रों चौथे परियोजना के बारे में, जिसका नाम है कस्तूरी मृग परियोजना। मित्रों, कस्तूरी मृग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। कस्तूरी मृग एक हिरन है। मृग का मतलब ही होता है हिरन। यह हिरन है। यह जो है हिरन का, इसका शिकार किया जाता है। क्यों शिकार किया जाता है? क्योंकि कस्तूरी मृग के, कस्तूरी हिरन के पिछले हिस्से में बहुत ही कीमती चीज पाया जाता है। उस चीज से जो क्या बनाया जाता है, उस चीज से जो है इत्र बनाया जाता है। अगर बात करें जो कीमती कस्तूरी जो मृग से प्राप्त होता है, जिससे हम इत्र बनाते हैं, इसकी कीमत जो है 30 लाख रुपए प्रति किलो है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई कीमत किसी जानवर को मारने पर 1 किलो की कीमत 30 लाख रुपए हो सकती है, तो समझ लीजिए धरती पर बेरोजगारी है, धरती पर क्या क्या नहीं है। लोग 30 लाख रुपए कमाने के लिए कस्तूरी मृग का जो है शिकार करते थे और उसे जो है बेच करके अपना खर्चा मतलब कि अपना एक व्यवसाय करते थे। तो सब कस्तूरी मृग की संख्या लगातार धीरे धीरे घट रही थी। इसे लेकर के पर्यावरणविद और सरकार जो है सचेत हुई और कस्तूरी मृगों के संरक्षण का प्रयास किया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कस्तूरी मृग संरक्षण का प्रयास जो है कब किया गया, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन 1970 के दशक में कस्तूरी मृग के संरक्षण का प्रयास जो है किया गया था। कैसे किया गया था? ध्यान रखिएगा, IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में किया गया था। आपसे कहा जाए कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए सबसे पहली बार प्रयास कहां पर किया गया था, तो उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में इसका प्रयास किया गया था। लेकिन यह अकेले नहीं हुआ था, यह IUCN के सहयोग से हुआ था। मित्रों, IUCN का फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, मैं बता देता हूं। IUCN की स्थापना जो है 1948 में होती है और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मित्रों इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड के कहां पर है, तो ग्लैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय है और IUCN की स्थापना 1948 में होती है। इसी के सहयोग से उत्तराखंड का केदारनाथ अभयारण्य में पहली बार 70 के दशक में कस्तूरी मृगों के संरक्षण का प्रयास किया गया, ठीक है। इसके बाद एक 2-3 अभयारण्य है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्तूरी मृग यहां पर संरक्षित करके अब रखे जा रहे हैं। तो एक अभयारण्य है शिकारी देवी अभयारण्य। जो शिकारी देवी अभयारण्य है मित्रों, यह कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिकारी देवी अभयारण्य है। बात करें मित्रों बद्रीनाथ अभयारण्य, तो बद्रीनाथ अभयारण्य जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह भी जो है कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आपसे बात करें बद्रीनाथ और केदारनाथ, आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद करना है। 70 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं कि 30 लाख रुपए किलो बिका जाता था। इसका जो पीछे हिस्से में पाया जाता था
इसके लिए इत्र बनाया जाता था, इससे जो क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता था, बहुत कीमती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। हंगुल परियोजना, हंगुल को जो है संरक्षण करने के लिए हंगुल परियोजना की शुरुआत होती है। यह जो है एग्जैक्ट 1970 में होती है हंगुल परियोजना की शुरुआत। मित्रों बात करें हंगुल क्या है, हंगुल भी जो है कस्तूरी मृग हिरण जो होते हैं उसी के समान एक हिरण है। हिरण की एक प्रजाति है जिसे हम हंगुल बोलते हैं। क्या है, हिरण की एक प्रजाति है जिसे हम हंगुल बोलते हैं। यह हिरण की जो है यूरोपियन रेंडियर प्रजाति है। आपसे पूछा जाए कि हंगुल क्या है, तो हंगुल जो है हिरण की यूरोपियन रेंडियर प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, हंगुल भी हिरण है लेकिन यह प्रजाति कैसी है, यूरोपियन रेंडियन प्रजाति की है। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं। बात करें वर्तमान के समय में केवल और केवल मात्र एक अभयारण्य पूरे भारत देश में है जो कि हंगुल को संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है और वहां पर जो है भरसक प्रयास किया जा रहा है हंगुलों के संरक्षण के लिए। मित्रों वर्तमान में मात्र एक अभयारण्य है जिसका नाम है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहीं पर जो है हंगुल परियोजना चलाई जा रही है, अर्थात हंगुल को जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी कोई भी किसी भी चीज की संख्या अगर पर्यावरण में कम होने लगेगी तो वह पर्यावरण के लिए खतरनाक है। अगर किसी चीज की संख्या ज्यादा होने लगे तब भी खतरनाक है, कम होने लगे तब भी खतरनाक है। आप जानते हैं कि यह चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे विश्व में लगातार मानव जाति की संख्या बढ़ रही है जो कि पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो पर्यावरण किसी न किसी रूप में मानव जाति की संख्या बैलेंस करने के लिए लगातार कुछ न कुछ करती रहती है। यह पर्यावरण अपनी तरफ से करती है। आप देखते हैं कोरोना महामारी आती है, किसी न किसी तरीके से पर्यावरण अपना संतुलन बनाती हुई चलती है क्योंकि पर्यावरण खुद से ही संतुलन बनाती है। ठीक है, तो अगर किसी चीज की संख्या कम हो रही है तो हम उस पर प्रयास कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं क्योंकि वो कम हो रही है। किसी चीज की संख्या ज्यादा हो रही है तो उस पर भी हम प्रयास करते हैं और लगातार सरकारें जो है जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास कर रही है। और ये जो शिक्षा है, यही शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक उचित समाधान है कि जब लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों आगे बात करते हैं लाल पांडा परियोजना के बारे में। लाल पांडा परियोजना जो है 1996 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी। लाल पांडा के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह कहां पाया जाता है। तो यह जो है आप जानते हैं कि भारत देश का नक्शा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भारत देश के नक्शे में जब आप देखेंगे तो यह जो है हिमालय जो पर्वत है ऊपर नेपाल के साइड में बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में, यहां पर मैंने लिखा है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग वाले एरिया में जो है इनकी संख्या पाई जाती है लाल पांडा। ठीक है, लाल पांडा इसी में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैंट बियर के नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैंट बियर किसे कहा जाता है, तो कैंट बियर जो है अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कहा जाता है। मित्रों मैं बात करूं लाल पांडा की परियोजना, लाल पांडा को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास कहां पर किया गया था, तो सर्वप्रथम प्रयास जो है लाल पांडा को बचाने के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क में किया गया था। कहां किया गया था, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क में किया गया था। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क कहां पर स्थित है, और मैं आपको बता दूं पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क में बोल नहीं पा रहा हूं, पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क अकेले ही इस योजना की शुरुआत नहीं किया था, इसके साथ WWF भी शामिल था। ठीक है, वर्ल्ड अब बताइएगा WWF का फुल फॉर्म क्या है, WWF की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में यह भी पूछा गया कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसी वजह से हम जितने भी पर्यावरण के प्रमुख मतलब कि संस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग सर्च करके बताएंगे। किसी चीज को आप स्वयं से शोध करते हैं तो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी हासिल होती है। तो आप लोग प्रयास किया करिए, जो भी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर सर्च करिए और सर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, जिससे हमको भी लगे कि आप लोग हमारे साथ कोरिलेट करके, कोऑपरेट करके लगातार अपनी पढ़ाई में धार दे रहे हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, उम्मीद करता हूं लाल पांडा परियोजना के बारे में आपने जान लिया। 1996 में शुरुआत होती है, पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन्हें कैंट बियर के नाम से जाना जाता है। पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क में इसकी शुरुआत होती है। पहली बार लाल पांडा के संरक्षण
संरक्षण का प्रयास होता है WWF की सहायता से। आगे बात करते हैं मित्रों कछुआ संरक्षण परियोजना। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना, ओलिवियर रिडले के बारे में आपने सुना होगा। अभी हम बात करेंगे ओलिवियर रिडले क्या है। मित्रों कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करें मित्रों तो 1987 में क्या है, 1987 में कटक में जो है, कटक कहां पे है, उड़ीसा में कटक है। और यह वही कटक है जहां पर आजादी के मैं मानूं तो आजादी के प्रमुख हीरो माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में ही। कब हुआ था, 1897 में। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। तो 1987 में कटक में ही उड़ीसा के सरकार के द्वारा, तत्कालीन जो उड़ीसा का सरकार में मुख्यमंत्री रहे होंगे उन्हीं के द्वारा जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और इसी भीतरकनिका नेशनल पार्क में जो है कछुआ संरक्षण परियोजना की सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया था, 1987 में किया गया था। ठीक है मित्रों, ओलिवियर रिडले के बारे में बात करूं तो ओलिवियर रिडले एक प्रमुख मतलब कि इस समय लुप्तप्राय होने वाली प्रजाति है। क्या है, लुप्तप्राय होने वाली प्रजाति है ओलिवियर रिडले। यह प्रजाति किसकी है, यह कछुआ की प्रजाति है। यह अगर बात करें तो सबसे छोटा कछुआ किस प्रजाति का है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यह दूसरे नंबर का सबसे छोटा कछुआ होता है जो कि विलुप्तप्राय होने के कगार पे है। यह जो है उड़ीसा के तट पर सर्दियों में जो है अपना अंडा देने के लिए आते हैं, अपने अंडे को संरक्षित करने के लिए आते हैं और गर्मियों के महीने में चले जाते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के तट पर ओलिवियर रिडले कछुए जो है लगातार आते रहते हैं। किस महीने में आते हैं, गर्मी में आते, ठंडी में कब आते हैं यार, देख लीजिएगा आप कब आते हैं। इसके बारे में मैंने सर्च वर्च नहीं किया, बस इतना आपको जान लीजिएगा ओलिवियर रिडले जो है उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं जितने भी चीज़ें थी ये चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया और बेहतर तरीके से ये 7 जो प्रोजेक्ट थे मैंने आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। बाघ परियोजना, आप यह भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ परियोजना कैसी परियोजना है, क्या यह केंद्र सरकार के द्वारा की गई परियोजना है या राज्य सरकार का भी इसमें योगदान होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बाघ परियोजना होती है यह पूर्णतः केंद्र योजित है। क्या है, पूर्णतः केंद्र योजित परियोजना है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्णतः केंद्र के द्वारा यह चलाई जाती है। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियोज का आनंद ले रहे होंगे और लगातार अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे और लगातार बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। हमारी तरफ से पर्यावरण की लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया आप जो है हिंदी भी एक आध क्लास और दिया करिए। मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान के समय में मैं एक ही क्लास आपको दे पाऊंगा। जो भी क्लास हमारी तरफ से जाती है उसमें जो है आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्लासेस दी जाती हैं। आपकी डीएलएड और बीएड की क्लासेज हमारी तरफ से क्यों नहीं दी जा रही हैं, उसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपको केवल डीएलएड और बीएड नहीं करना है, आपको शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के लिए कुछ लोग कहेंगे जब डीएलएड नहीं पास होंगे तो हम शिक्षक कैसे बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है डीएलएड स्वयं से पढ़ करके या अपनी बुक से पढ़ करके या राजन सीरीज या कोई भी सीरीज लेकर के पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं और आप डीएलएड पास होने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो मैं ये दावा करता हूं कि आप कभी शिक्षक बनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं। अगर आप डीएलएड नहीं पास होते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर जो है यूपी टेट पास करने की योग्यता तो कभी नहीं होगी और यूपी टेट के साथ साथ आप कभी शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आप डीएलएड में फेल हो रहे हैं, इसके लिए अभी से आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे आगे आप अपने आप को बेहतर कर पाएं। ये चीजें आपको शायद डिमोटिवेट कर दें, लेकिन यही सत्यता है। जिनकी डीएलएड में बैक वैक लगती है ना, वो तो गलती से बैक लग जाता है किसी सब्जेक्ट में, वो अलग बात है। लेकिन अगर 3-4 सब्जेक्टों में लगातार बैक हो रहा है तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, है ना। एक से एक बच्चे तूफानी रूप में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। ऐसे हैं कि समझ लीजिए तूफान। वो पहली बार यूपी टेट में बैठेंगे तो 130 के ऊपर लाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमसे ही कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही बेहतर कंडीशन में हैं और बेहतर कर भी रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, लगातार प्रयास करिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो ना मायूस, न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास निशांत ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय